हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। आज के हमारी टॉपिक्स हैं डायफ्रैक्शन थ्रू सर्कुलर स्लिट, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, प्रिज्म, फाइबर एंड कुछ क्वेश्चंस। तो लास्ट क्लास में हमने एन स्लिट ग्रेटिंग पढ़ लिया था। अब हमारा जो ऑप्टिक्स है वो लगभग जो ऑप्टिक्स नहीं, जो हमारा डायफ्रैक्शन है वो ख़त्म होने वाला है। इसके बाद आपका इस लेक्चर के अगले लेक्चर में अगला लेक्चर जो आएगा उसमें आप पोलराइजेशन पढ़ेंगे। ये लेक्चर में सिर्फ आपका कुछ जो साइड टॉपिक्स बोलूँगा मैंने, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, प्रिज्म, फाइबर वगैरह, ये सब साइड टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके रिजॉल्विंग पावर, डिस्पर्जन पावर वगैरह। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ रिजॉल्विंग पावर्स पढ़े थे, एन स्लिट ग्रेटिंग का रिजॉल्विंग पावर पढ़ा था हमने। तो वो सेम ही चीज़ यहाँ पर हम अभी पढ़ेंगे दोबारा से। तो डायफ्रैक्शन थ्रू सर्कुलर स्लिट की बात करते हैं। डायफ्रैक्शन थ्रू सर्कुलर स्लिट मतलब जैसा आपका नॉर्मली डायफ्रैक्शन होता है क्या, सिंगल स्लिट से। तो नॉर्मल सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन में क्या होता है आपका, ये आपका स्लिट विड्थ हो गया आपका ए, अगर तो मैं क्या लेता हूँ इसमें ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लेमडा। कुछ इस तरीके से मेरा जो मैक्सिमा होता है, कुछ जो मिनिमा है वो इस तरीके का आता है सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन में, आपको पता होगा, ठीक है। ए साइन थीटा इज एम लेमडा। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, जब मैं डायफ्रैक्शन थ्रू सर्कुलर स्लिट की बात कर रहा हूँ, हेडिंग डाल लीजिए डायफ्रैक्शन थ्रू सर्कुलर स्लिट। तो सर्कुलर स्लिट में मेरे पास होगा सर्कुलर स्लिट, और यहाँ पर अगर ए है तो इसका डायमीटर हम यहाँ पर लेंगे कैपिटल डी, ठीक है। तो कैपिटल डी इज डायमीटर ऑफ सर्कुलर स्लिट, ठीक है। अब जिस तरीके से यहाँ पर हम क्या लेते थे, एक सोर्स लेते थे, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, तो इसमें भी क्या लूँगा मैं, यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लूँगा, ठीक है। अभी मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या है, इधर एक सर्कुलर पैटर्न्स बनाएगा। क्या बनाएगा? सर्कुलर पैटर्न्स, ऐसे सर्कुलर पैटर्न्स बनाएगा। और जो बीच वाला ये होगा इसको मैं बोलूँगा एरी डिस्क। ये डिस्क होती है एक डिस्क, एरी डिस्क, ठीक। इस तरीके के पैटर्न बनाएगा। और जो एरी डिस्क की बाउंड्री है इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट मिनिमा। तो एरी डिस्क की बाउंड्री को मैं बोलूँगा फर्स्ट मिनिमा। तो इस टाइप का पैटर्न बनता है आपका। और अगर आप देखें तो ये स्लिट के, ये क्या है आपका, स्लिट है, ये आपका सर्कुलर स्लिट है, ठीक। तो स्लिट के सेंटर से अगर मैं इसकी लाइन ज्वाइन करता हूँ ऐसे, तो मिनिमा का जो एंगल है वो कितना है मेरे पास, थीटा, ठीक है। तो यही थीटा ये वाला है, ए साइन थीटा इज एम लेमडा। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन होगी, यहाँ पर ए इज डी, हेयर ए इज इक्वल्स टू डी। तो मेरी इक्वेशन बन गई इधर क्या, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लेमडा की इक्वेशन। मैंने क्या डाला, लेमडा वेवलेंथ डाला, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ है लैम्डा, क्या है, मोनोक्रोमेटिक, ठीक। तो ए साइन थीटा इक्वल्स टू एम लेमडा। तो ए मेरा डी है तो मेरा हो गया डी साइन थीटा इक्वल्स टू एम लेमडा। तो डी साइन थीटा इक्वल्स टू एम लेमडा, तो यहाँ से मैं निकाल लो डी साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया एम लेमडा बाई डी। इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, तो उस केस में मेरा हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू एम लेमडा बाई कैपिटल डी, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा इज साइन इनवर्स एम लेमडा बाई कैपिटल डी, ठीक है। तो इस तरीके से हम, ये इसका क्या आ गया, मिनिमा के करस्पॉन्डिंग आ गया। जितने भी हैं क्या है, ये सब मिनिमाज है, ठीक है, डार्क फ्रिंजेस बोलेंगे इन्हें, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एम लेमडा बाई डी। अब मान लो कि ये जो डिस्क है मेरा एरी डिस्क, जो एरी डिस्क है इसका रेडियस है मेरे पास कुछ आर। रेडियस क्या है मेरे पास, आर। तो रेडियस ऑफ एरी डिस्क, एरी डिस्क क्या है मेरे पास, आर। तो जो आर है, तो ये आर, ये वाला विड्थ है, दिस इज आर, और ये थीटा है, और ये मेरा लेंथ अगर मैं सेम ले लूँ, तो ये अगर मेरा कितना दूर रखा है, कितना एफ दूर रखा है स्क्रीन, ये कहाँ पर बन रहा है, स्क्रीन पर। ये पैटर्न कहाँ बन रहा है, स्क्रीन पर। तो स्क्रीन अगर मेरा एफ डिस्टेंस दूर रखा हुआ है कहाँ से, स्लिट से, तो मेरा क्या हो जाएगा, आर इज एफ इंटू टेन थीटा। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आर बाई एफ इज टेन थीटा, तो आर इक्वल्स टू एफ इंटू टेन थीटा। तो आर इक्वल्स टू एफ इंटू टेन थीटा आ गया। तो मतलब कि अब मेरे को, अब थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, तो आर इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज आर इक्वल्स टू एफ इंटू थीटा। तो एफ इंटू थीटा क्या है, एम लेमडा बाई डी, एम लेमडा बाई कैपिटल डी। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर एम की वैल्यूज जो है वो है 1.22, 2.23, 3.24,
4.26 डॉट 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 डॉट। ये m की वैल्यूज़ हैं, m 1 2 3 4 नहीं है, ये हमारी रियल, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं सारी। ठीक है, तो इस तरीके की वैल्यूज़ हम इस बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे n ग्रेटिंग हो गया और या फिर आपका सिंगल स्लिट ग्रेटिंग में होता है, इस टाइप के आपके पैटर्न बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका m आ गया इसमें। तो m जब मैं डालूंगा इसमें फॉर तो एरी डिस्क, रेडियस ऑफ एरी डिस्क के लिए m क्या हो जाएगा, m की वैल्यू विल बी 1.22, तो 1.22 लैम्डा इंटू एफ बाई डी, ये मेरा रेडियस ऑफ एरी डिस्क आ गया। और यहीं पर अगर मुझे एरिया ऑफ एरी डिस्क निकालना, तो एरिया इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर, सबको पता होगा। एरिया ऑफ एरी डिस्क इज पाई आर स्क्वायर, इज जो भी आपका आएगा आर स्क्वायर की वैल्यू डालकर। ठीक, तो ये आपका हो गया क्या, डायफ्रैक्शन थ्रू सर्कुलर स्लिट। आगे चलते हैं टेलीस्कोप पर। इसमें और कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन लगता है ऐसे डी साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा पर, और कुछ नहीं होगा इसमें। बाकी सारी चीज़ें क्या है इसकी, डायफ्रैक्शन जैसी हैं, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन की। स्लिट क्या है यहाँ पर, सर्कुलर स्लिट है बस। तो यहाँ ध्यान रखना है कि हमारा जो डायफ्रैक्शन के केस में जो ये लेंथ क्या ले लेते थे, कभी कभी डी ले लिया करते थे। तो ये वाला डी और ये डी अलग अलग है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट है, और ये डायमीटर ऑफ स्लिट है। ठीक है, तो ये वाला डी यहाँ पर नहीं लेना है, यहाँ पर क्या लेना है, एफ लेना है। इसलिए हमेशा क्या लेते हुए आ रहे हैं, हम एफ लेते हुए आ रहे हैं इसी वजह से। ठीक है, तो आगे चलते हैं किस पर, आगे चलते हैं टेलीस्कोप पर। तो टेलीस्कोप भैया क्या काम करता है, टेलीस्कोप दूर की चीज़ों को देखने के काम आता है। दूर की मतलब स्टार्स को, स्टार्स कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। तो लगभग जो चीज़ें इन्फिनिटी पर होती हैं उनको देखने में काम आता है। तो मेरे पास अगर टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप में क्या होता है भैया, मेरे पास एक लेंस होता है, लेंस का क्या होता है, अपर्चर होता है। तो ये मेरे पास क्या है, लेंस। ठीक, और दूर कहीं मेरे पास इन्फिनिटी से लाइट आ रही है। इन्फिनिटी मतलब क्या होगा, यहाँ पर स्टार होगा कोई। ठीक, तो यहाँ से लाइट आ रही है, तो लाइट कैसी आती है भैया, पैरेलल आती है। तो ऐसे मेरी लाइट आ रही है, मेरे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो मेरे पास ऐसे दूर से लाइट आ रही है, तो ये क्या हो गया, मेरा एक सिंगल स्लिट की तरह हो गया। ठीक, तो ये सिंगल स्लिट की तरह हो गया, तो ये क्या होगा, लाइट यहाँ पर, स्क्रीन अगर मेरी है तो ये लाइट क्या होगा, यहाँ पर ऐसे कन्वर्स कर जाएगी, कहाँ, फोकस पर। तो ये लाइट ऐसे फोकस पर कन्वर्स करेगी। अब मान लो कि कोई दूसरा भी मेरे पास एक स्टार है जिससे लाइट इस तरीके से पैरेलल आ रही है। ठीक, तो इसका जो फोकस होगा ये कहीं और होगा, ऐसे कहीं और फोकस होगी। ठीक, और ये अगर ऐसा कुछ थीटा एंगल में से ऐसे रोटेट कर दूं इसको, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे रोटेट हो जाएगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा, एक सर्कल टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये सर्कल वाला, ये मैक्सिमा, अगर ये मेरा जो रे है ब्लैक वाला दैट इज ए एंड ब्लू वाला इज बी, तो मैं वहाँ लिख सकता हूँ कि दिस पॉइंट P और ये O है अगर, तो पॉइंट P इज मैक्सिमा ऑफ B एंड मिनिमा ऑफ A। ठीक, क्योंकि A का मैक्सिमा कहाँ बन रहा है, सेंटर पर, और B का मैक्सिमा कहाँ बन रहा है, P पर। तो ऐसा मान सकता हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास एंगल थीटा है। तो इसको ऐसे भी देख सकते हो आप कि मेरे पास ऐसे दो स्टार्स हैं, यहाँ पर मेरे पास दो स्टार्स हैं, और क्या है, यहाँ पर ये मेरा लेंस है। तो ये ऐसे एंगल जो है थीटा बना रहे, और ये डिस्टेंस जो है स्टार्स के बीच में ये है स्मॉल l, और ये जो आपका स्टार और लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में डिस्टेंस है, वो है मेरा f। यहाँ पर ये लेंगे f, ये लेंगे। ठीक है, f या फिर कैपिटल L। ठीक है भाई, अच्छा जी। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें पढ़ेंगे, जब मेरा मैक्सिमा बन रहा है किसका, B का बन रहा है मैक्सिमा यहाँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं A के लिए देखूँ तो A का मिनिमा बन रहा है इधर, तो A के लिए अगर मैं लिखता हूँ तो D साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, m इंटू लैम्डा। ठीक है, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए 1.22 लैम्डा, ये किसके लिए है, फॉर A। मिनिमा वाली कंडीशन लगा दूंगा ए के लिए, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा। एम क्या है, 1.22 इंटू लैम्डा, क्योंकि क्या है, सर्कुलर स्लिट है। ठीक, डी क्या है, डी क्या है, ये पूरा डायमीटर। इसको क्या बोलूँगा मैं यहाँ पर, अपर्चर। क्या बोलेंगे, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, पूरे लेंस का डायमीटर। ठीक, या फिर लेंस का कितना चौड़ा लेंस है, ये भी बोल सकते हैं। जैसे कि एक मिरर होता है, मिरर में जो एंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, अपर्चर।
ऐसे यहाँ पर भी एंड पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अपर्चर। ठीक है, तो ये मेरा अपर्चर है, डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दीज टू रेज, जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है उनके बीच में जो एंगल है थीटा। अब तुम बोलोगे भाई थीटा, ये तो यहाँ पर ये वाला थीटा लेते थे, तो ये भाई ये तो थीटा है, इसको अगर मैं ऐसे मान लो कि ये सीधा निकल गया तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। अप्रॉक्सीमेशन चल रहा है यहाँ पर क्योंकि ये बहुत दूर है। ठीक, तो ये थीटा तो वो थीटा, तो क्या लिख देंगे, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आपको। तो थीटा यहाँ से मैं निकाल लो, थीटा निकाल लो तो कितना आएगा 1.22 लैम्डा बाई कैपिटल डी। ठीक, अगर थीटा मेरा स्मॉल है तो स्मॉल ही होगा क्योंकि ये बहुत दूर है, लगभग पास में होंगे ये। ठीक है, तो इसी वजह से जब ये बहुत पास में है तो इसी वजह से हम क्या पढ़ते हैं, इनका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या पढ़ते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, क्योंकि वो क्या है, स्टार्स बहुत पास में है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है आपका एल। एल क्या होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, मतलब कि मिनिमम डिस्टेंस जिसको हम डिस्टिंक्ट कर सकें, मतलब कि जिसको हम सेपरेट करके देख सकें। मतलब अगर मेरे पास क्या होता है, जैसे आपके पास बहुत दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो होता क्या है कि वो साथ साथ दिखने लगते हैं, मतलब उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं दिखता, चिपके हुए दिखने लगते हैं, धुंधले दिखने लगते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो धुंधले का मतलब है कि वो उसमें आप क्लैरिफिकेशन नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम विजन, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है, आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होगा, एल, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस या फिर कितना मिनिमम डिस्टेंस उन दो स्टार्स के बीच में हो जिसको हम क्लियरली देख पाए। इन दो स्टार्स के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस हो जिसको हम क्लियरली देख पाए, तो ये होगा आपका एल। अब बात ये आती है कि भाई ये एल निकालना कैसे है। तो एल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एल निकालने के लिए मेरे पास सीधा तरीका है कि अगर मेरे को एल बाई कैपिटल एल दिया हो, तो एल बाई कैपिटल एल तो मेरे को पता है क्या है, थीटा। ठीक, भाई ये स्मॉल एंगल है ना बहुत ज़्यादा, तो एल बाई कैपिटल एल परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा मेरे पास, थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू एल बाई कैपिटल एल, सिंपल चीज़। तो थीटा इज एल बाई कैपिटल एल, तो थीटा यहाँ से मैं निकाल लूँगा एल, तो एल इज कैपिटल एल इंटू थीटा। तो कैपिटल एल मेरे पास है क्या, 1.22 लैम्डा, 1.22 लैम्डा कैपिटल एल डिवाइडेड बाई डी। ये भी लिख सकते हैं, फिर एल की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो 1.22 लैम्डा कैपिटल एल बाई डी, ये क्या आपका आ गया, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। मतलब कि इतना मिनिमम डिस्टेंस स्टार्स के बीच में होना चाहिए, हो सकता है, जिसको हम डिस्टिंक्टली देख पाएंगे स्टार्स को। ठीक है, अगर इतना डिस्टेंस है तो हम डिस्टिंक्टली देख पाएंगे, इससे ज़्यादा है तो भी देख पाएंगे, लेकिन इससे अगर कम है तो हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हमारा हो गया रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अब आगे चलते हैं इसके रिजॉल्विंग पावर पर। रिजॉल्विंग पावर कुछ नहीं होता, 1 बाई लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को हम रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। क्या, रिजॉल्विंग पावर आर पी इज 1 बाई लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, 1 बाई एल। तो कितना हो जाएगा, डी अपॉन 1.22 लैम्डा कैपिटल एल। ये आपका क्या है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक, ये आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, वो रिजॉल्विंग पावर है, सॉरी। तो कभी कभी क्या करते हैं, रिजॉल्विंग पावर को कैपिटल एल बाई एल भी ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका, लैम्डा कैपिटल एल की जगह ये खाली क्या आया था, 1.22 लैम्डा। वो आपको क्वेश्चन देखकर समझ आएगा। रिजॉल्विंग पावर ज़्यादातर मतलब ऐसे ही लेते हैं, कैपिटल एल बाई स्मॉल एल। ठीक है, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर में क्या होना चाहिए, आपका यूनिट नहीं होना चाहिए, डायमेंशन लेस होता है ये। ठीक है, तो कैपिटल एल बाई स्मॉल एल, तो ये क्या जाएगा, डी बाई 1.22 इंटू लैम्डा, क्या आ गया आपका, रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर क्या बताएगा, रिजॉल्विंग पावर बताएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उनको रिजॉल्व करने की पावर क्या है। मतलब कि हमारे जो लेंस है हमारे पास, उसको रिजॉल्व करने की पावर क्या है। अगर मैं लैम्डा वेवलेंथ आ रही है इन दोनों से, तो वो रिजॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा दोनों को, अगर वो एल डिस्टेंस दूरी पर है तो। ठीक, तो ये बताता है आपका रिजॉल्विंग पावर। तो देखिए रिजॉल्विंग पावर क्या है, रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए क्या होता है, जो आपके लेंस, जो आपके टेलीस्कोप्स होते हैं, उनके बड़े बड़े साइजेस बनाए जाते हैं। ठीक है, ये छोटा लेंस नहीं होता, बहुत बड़ा लेंस होता है, ताकि क्या हो कि वो मैक्सिमम वेवलेंथ को कलेक्ट कर सके। तो मैक्सिमम वेवलेंथ को कलेक्ट करेगा तो आपका क्या होगा, रिजॉल्विंग पावर उसका अच्छा होगा, अच्छे से वो रिजॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपका टेलीस्कोप हो गया। इसके बाद में आपका चलते हैं माइक्रोस्कोप पर। माइक्रोस्कोप भी बिल्कुल सेम है, बस इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में, क्योंकि
काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग कैलकुलेशंस होती हैं माइक्रोस्कोप के, अगर फॉर्मूलाज आपको ड्राइव करने हैं तो, और काफ़ी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड होता है। तो मैं सीधे आपको रिजल्ट्स लिखवाऊंगा इसके, हम इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। तो माइक्रोस्कोप के लिए जो रिजॉल्विंग पावर है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज, या फिर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन देखो पहले, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज गिवन बाय स्मॉल d इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा बाई 3Na। अब Na आपको समझने की ज़रूरत है, Na क्या है। Na मैं आपको बताता हूँ सीधे, फॉर्मूला है इसका और कुछ नहीं। Na को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, N से न्यूमेरिकल एंड A से अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर इज Na इज N इंटू साइन अल्फ़ा। N जो है क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मतलब कि जिस मीडियम में आपका माइक्रोस्कोप रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच योर माइक्रोस्कोप इज प्लेस्ड, जिस मीडियम में आपका माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, हवा में रखा हुआ है तो n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन में यहाँ Na क्या है आपका, न्यूमेरिकल अपर्चर, ये आप याद रखेंगे। तो इसमें बाकी और कुछ ऐसा है नहीं। अब मान लो इसमें ऐसा कुछ आपका माइक्रोस्कोप का, ये जो आपका लॉन्ग आपने देखा होगा अगर पैथोलॉजी लैब में अगर आप गए होगे या फिर कॉलेज के लैब में, तो क्या होता है वहाँ पर उनके पास माइक्रोस्कोप होता है। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक लंबा सा ऐसा ट्यूब टाइप का आगे निकला होता है, इसमें आगे 3-4 और लेंसेज निकले होते हैं। अगर मैं एक लेंस कंसीडर करूँ तो ये ट्यूब है और ये क्या है, नीचे कोई मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। तो ट्यूब है, नीचे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या होगा, ये अगर इसका एक्सिस है और ये एंगल मेरा क्या होगा, अल्फ़ा, और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मेरा, n, और ये जो लेंथ है मेरा ये क्या है, कैपिटल D, ठीक है। तो ये है मेरा क्या, ऐसा माइक्रोस्कोप होगा मेरा। अल्फ़ा क्या है मेरा एक्सिस, जो आपके लेंस के एज से जितना एंगल बना रहा है वो आपका अल्फ़ा है। तो मेरा अगर मान लो कि ये लेंस ऐसे है और ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर है, तो मेरा अल्फ़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर हो गया तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा इस तरीके से, मतलब ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट आपका किधर रखा है, ठीक है। और ये जो आपका लेंथ होगा, दिस लेंथ इज f। जैसे कि टेलीस्कोप में देखा था, जहाँ पर स्टार रखे थे, स्टार से लेंस तक का जो लेंथ था वो f था या फिर l था, ऐसे ये भी लेंथ, ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है आपका लेंस। तो ऑब्जेक्ट से लेंस के बीच में जितनी दूरी है वो f है, ठीक, ओके। तो साइन अल्फ़ा अगर मुझे निकालना है तो क्या आएगा मेरा, साइन ऑफ अल्फ़ा, साइन ऑफ अल्फ़ा इज़, अगर मेरा अल्फ़ा बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर इज़ d/2 एंड हाइपोटेन्यूस इज़ दिस। तो ये अगर लेंथ f है तो हाइपोटेन्यूस भी मेरी क्या हो जाएगी, ये वाला ट्राइंगल देखो, दिस इज़ d/2, ये f है तो ये वाली भी क्या हो गई, f हो गई। तो d/2 इंटू f, ठीक है। अब देखते हैं प्रिज्म पर चलते हैं। ये आपका पूरा हो गया। माइक्रोस्कोप में और कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आते नहीं है। टेलीस्कोप पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रिज्म में क्या है, अगर प्रिज्म की बात करते हैं तो आप सबने पढ़ा होगा प्रिज्म। ये क्या होता है, प्रिज्म का एंगल A, यहाँ पर मेरे पास कोई इंसिडेंट रे है और ये ऐसे रिफ्रैक्ट हुई और ये ऐसे चली गई, ये आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, इस तरीके का कुछ होता है, ठीक। और ये जो आपका बेस है, इसकी थिकनेस अगर मैं T मान लूँ तो यहाँ पर ये थिकनेस का ही सारा खेल है, जैम में आपका थिकनेस का ही सारा खेल है। तो होगा क्या, आपको पता है कि सबसे पहले कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं इसके। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका प्रिज्म का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m/2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a/2। a इज योर प्रिज्म एंगल, डेल्टा m इज एंगल ऑफ मिनिमम
डेविएशन, डेल्टा एम इज ऑल्सो इक्वल्स टू n-1 इंटू ए। ठीक, तो यहाँ पर जो n है मेरा क्या होता है, हमको सबको पता है कि n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको मैं c बाई वी से भी दिखा सकता हूँ। v इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम एंड c, v को मैं लिख सकता हूँ f फ्रिक्वेंसी या फिर म्यू इंटू लेमडा, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे मेरा वेवलेंथ बढ़ेगा ऐसे ऐसे मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए आपका डिस्पर्जन होता है। ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा। तो लेमडा अगर मैं बढ़ाऊंगा तो n मेरा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मेरा रेड के लिए मैक्सिमम लेमडा होता है, तो रेड के लिए n इज मिनिमम। ठीक, एंड वायलेट के लिए n इज मैक्सिमम। तो n जब मैक्सिमम है तो वायलेट मेरा मैक्सिमम डेविएट होगा, डेविएशन इज मैक्सिमम, और रेड मेरा सबसे कम डेविएट होगा, डेविएशन इज मिनिमम। ठीक है, तो ये आपका डिस्पर्जन ऐसे होता है। और लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा। अब इसके केस में ये सीधे सीधे लिख दीजिए, थिकनेस इंटू डी एन बाई डी लैम्डा। मतलब कुछ लैम्डा चेंज करने की वजह से, मेरा एन जो है लैम्डा पर डिपेंड कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत लैम्डा चेंज करने की वजह से जितना चेंज मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आया उसका रेशियो मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस इज रिजॉल्विंग पावर। ये आप याद रखेंगे। ठीक, लैम्डा इक्वल्स टू टी इंटू डी एन बाई डी लैम्डा। रिजॉल्विंग पावर इज टी इंटू डी एन बाई डी लैम्डा। तो ये आपका प्रिज्म में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं किस पर, आगे चलते हैं आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा ही है सबने, मिराज भी बोलते हैं उसको, किसमें, रेगिस्तान में, या फिर जब आप बाइक पर जाते हो तो आपको क्या दिखता है, सड़क पर पानी दिखता है, लेकिन वो पानी होता नहीं है गर्मियों में। ठीक है, क्या होता है, वो मिराज होता है। किसकी वजह से होता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पर मेरा n1 है, यहाँ मेरा n2 है, और मेरा n1 इज ग्रेटर देन n2 है, और मेरा रे कोई लाइट का इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल से मेरा कुछ थीटा एंगल बना रहा है, और ये कुछ ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। मतलब जो रिफ्रैक्टेड लाइट है मेरा वो ग्रेज कर गया इंटरफेस को, n1 और n2 के इंटरफेस को ग्रेज कर गया, ऐसे घिसते हुए चला गया, पार नहीं हुआ ना ही अंदर आया, ऐसे घिसते हुए चला गया। तो ये जो एंगल होगा थीटा सी, तो n1 इंटू साइन थीटा सी, अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ तो n1 इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू n2 इंटू साइन 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। ठीक, तो n2 इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है मेरा 1, तो ये हो गया n2, तो n1 तो मेरा हो गया साइन थीटा सी इज n2 बाई n1 एंड थीटा सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाई n1 2, जहाँ पर मेरा n12 क्या है, दिस इज 1 बाई n12। n12 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, दिस इज इक्वल्स टू n1 बाई n2। ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब अगर मेरा कोई एंगल थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा सी होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है उसमें, ये जो रे अभी ग्रेज कर रहे हैं क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, अगर मेरा एंगल जो है बढ़ गया तो। ठीक, अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पार नहीं होगा, अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर मेरा थीटा इज लेस देन थीटा सी है तो नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यही प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करेंगे, फाइबर बनाएंगे। फाइबर कौन सा, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आपके घर में वाईफाई में यूज होता है आजकल बहुत ज़्यादा, आप सबने वाईफाई देखा होगा। वाईफाई में क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से, या फिर टेलीफोन वायर जो होती है आपकी, ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से क्या करते हैं, सिग्नल को एक जगह से और बहुत दूर किसी जगह पर भेजते हैं। जो आपके पास जो केबल होती हैं, तो हम पढ़ते हैं फाइबर, फाइबर। तो फाइबर में क्या होती है, आपके पास एक केबल होती है। ठीक, केबल में क्या होता है, एक ऐसे क्लैडिंग रहती है। क्लैडिंग मतलब एक कवर होता है, कवर होता है ना, जैसे डिश का, अगर आपने डिश का वायर देखा होगा, टीवी वाला डिश, तो उसमें क्या होता है, ये बाहर आपका कवर होता है एक। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम, क्लैडिंग। क्या है ये, क्लैडिंग। तो एक क्लैडिंग है, ये मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लिया, ये n2 मान लिया, और जो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैंने n0 मान लिया। बाहर का मतलब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n0। नाउ अज्यूम करो ये n1 है मेरा, तो यहाँ से मेरा एक रे आ रहा है ऐसे बाहर से,
कोई रे आ रहा है, N0 से रे आ रहा है, N1 में एंटर कर रहा है, ठीक है। और ये जो एंगल है मेरा, ये कितना बना रहा है, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज थीटा, और यहाँ से मेरा क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक। एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये थीटा इसको मान लो थीटा प्राइम मान लो अभी के लिए, थीटा प्राइम, ठीक। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि N0 साइन आई इज इक्वल्स टू N1 साइन थीटा, पहली चीज, ठीक। N0 साइन आई इक्वल्स टू N1 साइन थीटा। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा कुछ होता है कि आपका रे आया, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि N1 मेरा क्या है, N1 इज ग्रेटर देन N2, ये भी लिख लीजिए। तो N1 मेरा डेंस है और N2 मेरा क्या है, रेयर। N2 क्या है, ये इसका क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N2। तो N1 मेरा डेंस है, N2 क्या है मेरा, रेयर, N1 इज ग्रेटर देन N2, तो मेरा क्या होगा यहाँ पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपका क्या होगा, अब ये क्या करेगा, फाइबर जो है ये बार बार क्या होगा, अब ये रे जैसे यहाँ आया, यहाँ टकराया, फिर ऐसे गया, और इधर फिर दोबारा इधर से क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। फिर ऐसे ऐसे ये आगे क्या होता जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता चला जाएगा। तो जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो ये थीटा और थीटा प्राइम क्या हो जाता है मेरे, सेम हो जाता है, ठीक है। उस एंगल पर मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, याद रखिएगा, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा प्राइम। तो अगर मैं देखूं कि किस एंगल पर मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो द इंसिडेंस एंगल एट विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डज नॉट हैपन, अगर मान लो वो एंगल मेरा क्या है, आई एम मेरा एंगल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि N0 साइन आई है मेरा, तो N0 साइन आई एम इज इक्वल्स टू N1 साइन थीटा, ठीक। मतलब कि द इंसिडेंस एंगल एट विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डज नॉट हैपन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टॉप्स। तो किस एंगल पर स्टॉप होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल पर। तो N1 इज साइन थीटा सी, ठीक। तो N1 इज साइन थीटा सी, या फिर मैं लिख दूं अगर इसको, थीटा और थीटा प्राइम में क्या रिलेशन है, यहाँ से देखो, थीटा प्लस थीटा प्राइम इज 90 डिग्री, ठीक। इन ट्राइंगल दिस थीटा एंड थीटा प्राइम, ये मेरे पास क्या है, थीटा प्राइम, थीटा एंड थीटा प्राइम में ये रिलेशन है। तो अगर मेरा यहाँ पर साइन थीटा था, तो साइन थीटा अगर मैं डालता हूँ साइन थीटा प्राइम में, तो ये मेरा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा प्राइम, दैट मीन्स N1 कॉस थीटा प्राइम, ठीक। अब मुझे पता है कि थीटा प्राइम और थीटा जब सेम होता है, यानी थीटा प्राइम और थीटा जब थीटा सी हो जाए, तो मेरा क्या होगा उस पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के मुझे पता है क्या होना चाहिए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है तुम्हारा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है टोटल रिफ्लेक्शन पर, ये N1 N2, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी, ये क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री। तो उस केस में हमने पीछे निकाला था, क्या हो गया, थीटा सी इज साइन इनवर्स 1/n N12, ठीक, ये निकाला था। या फिर साइन ऑफ थीटा सी इज 1/n1 N2, ये निकाला था। तो साइन थीटा, जब थीटा प्राइम मेरा क्या हो जाएगा, थीटा सी हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो N1 साइन थीटा प्राइम, ठीक है, तो ये हो गया मेरा N1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्राइम को मैं क्या लिख दूंगा, थीटा सी साइन थीटा सी मुझे पता है क्या है, N2/N1। तो ये क्या आ गया मेरे पास, N0 साइन आई एम इज N1 अंडर रूट 1 माइनस N2 स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। N1 को मैं अंदर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो मेरा ये फाइनल इक्वेशन आ गई, N0 इक्वल्स टू अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। अब किसी को अगर याद हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इंसिडेंट एंगल, क्या है मेरा, न्यूमेरिकल अपर्चर। तो भैया ये बहुत कमाल का रिलेशन है, इस पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इस पर क्या डाल लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लो, इस पर क्वेश्चन हमेशा लगता रहता है फाइबर पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है।
काफ़ी यूज़ हो रहा है इसका दुनिया में। ठीक, तो ये थीटा प्राइम, तो ये भी थीटा प्राइम, तो ये भी थीटा प्राइम, ये भी थीटा प्राइम, सारे क्या हो जाएंगे थीटा प्राइम। थीटा प्राइम किसके इक्वल? थीटा सी के इक्वल। तो भैया ऐसा कुछ है ये। ठीक, ये थीटा इक्वल टू नहीं है, इसमें काट लीजिएगा, थीटा प्राइम इज इक्वल टू थीटा सी है। ठीक, ये थीटा अलग है, ये थीटा प्राइम अलग है, ये ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका हो गया न्यूमेरिकल अपर्चर। अब देखिए, अगर आपको क्या दिया होगा, फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा इज इक्वल्स टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ n1 स्क्वायर, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। ठीक है, तो अगर ये है मेरे पास, तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर तो मुझे पता है क्या है, ये पता है मुझे, ये क्या हो जाएगा n0 स्क्वायर साइन स्क्वायर im डिवाइड बाई 2n1 स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से im निकालना चाहूँ, या फिर मैं यहाँ से क्या निकालना चाहूँ, ये क्या है मेरा na का होल स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ n1 स्क्वायर, तो मेरा na क्या आ जाएगा, na इज n1 अंडर रूट ट्वाइस ऑफ डेल्टा। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज क्या है मेरा, डेल्टा। तो न्यूमेरिकल अपर्चर इज n1 टाइम्स अंडर रूट ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल चेंज। तो ये आपका फाइबर ख़त्म हो गया। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस और फिर अगली क्लास से हम करेंगे क्या, पोलराइजेशन शुरू। तो आपका नया चीज़ शुरू होगा अगली क्लास से। अभी तक का कोर्स लगभग आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, काफ़ी क्वेश्चन भी करा दिए मैंने आपको, और आपने खुद से भी क्वेश्चन लगाए होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लगाए हैं तो भैया क्वेश्चन लगाओ, नहीं लगाए हैं तो क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन लगाए बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला में आपको दिया हुआ है एक λ1 दिया हुआ है आपको 6563 एंगस्ट्रॉम, λ2 दिया हुआ है आपको 4102 एंगस्ट्रॉम, ये दो दिए हुए हैं, और बोल रहे हैं कि एट थीटा इक्वल्स टू 41 डिग्री क्या हो रहा है, λ1 और λ2 का मैक्सिमा मर्ज कर रहे हैं। इन दोनों के मैक्सिमा जो हैं एक जगह आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं मैक्सिमा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, कब, जब मेरा ये ग्रेटिंग पर पड़ रही है। क्या पड़ रही है, ये ग्रेटिंग पर, ये ग्रेटिंग है मेरा, और यहाँ से क्या आ रही है, λ1 λ2 ऐसे परपेंडिकुलर गिर रही है। तो मेरा जो नीचे पैटर्न बन रहा है, λ1 और λ2 दोनों क्या हो रहे हैं, सेम जगह पर मैक्सिमा दे रहे हैं। तो भैया अब ग्रेटिंग में मैक्सिमा क्या होता है मेरा, d साइन थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा। किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, n ग्रेटिंग, अगर मेरा n ग्रेटिंग है तो d साइन थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा इंटरफेरेंस की वजह से होता है। ठीक, तो d साइन थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा, दोनों के लिए अगर मैं ये लगाऊं तो मेरा क्या हो जाएगा, तो m1 λ1 d साइन थीटा 2 इक्वल्स टू m2 λ2। ठीक है, तो d साइन थीटा से ये दोनों क्या है, साइन थीटा 1 या थीटा मेरा दोनों के लिए सेम है, d भी मेरा दोनों के लिए सेम है। इसमें क्या पूछा है, d बताओ, क्वेश्चन तो पूरा देख लो, क्वेश्चन क्या है, फाइंड d। ठीक, तो d साइन थीटा ये दिया हुआ है, d साइन थीटा ये हो गया, तो ये दोनों सेम हो गए, तो m1 λ1 इक्वल्स टू m2 λ2। तो क्या हो जाएगा मेरा, m1 बाई m2 का मैं रेशियो निकाल लूँगा, डेट इज़ λ2 बाई λ1। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो m1 इक्वल्स टू समथिंग इंटू m2 आपका बन जाएगा। फिर आपको ढूंढना है कि किस m2 की इंटीग्रल वैल्यू के लिए, किसी m2 की इंटीग्रल वैल्यू के लिए m1 भी क्या बन रहा हो, इंटीजर बन रहा हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो m1 इक्वल्स टू बनता है 0.5 इंटू m2, तो मैं क्या डालूंगा, m2 इक्वल्स टू 2, तो m1 क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही दूसरा m2 इक्वल्स टू 4, तो m1 क्या हो जाएगा 2। ठीक, इस तरीके से मैं डालूंगा। तो मेरा मिनिमम के लिए क्या लूँगा, m2 इक्वल्स टू 2, m1 इक्वल्स टू 1। फिर मैं क्या डाल लूँगा, d साइन थीटा इक्वल्स टू m1 λ1 यूज़ करूँगा, और d साइन थीटा इक्वल्स टू क्या डाल दूंगा, λ1। m1 की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, d साइन थीटा मुझे दिया हुआ है, λ1 दिया हुआ है, तो मैं d निकाल लूँगा λ1 बाई साइन थीटा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ये करके देखिएगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं भैया,
इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सीधे कुछ नहीं करना, ये आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए कि मैक्सिमम मिनिमा कहाँ बनता है। आगे चलते हैं, पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम, बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ग्रेटिंग लाइन्स नीडेड टू सेपरेट द D1 D2 लाइन्स ऑफ सोडियम। मिनिमम बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ग्रेटिंग लाइन्स नीडेड टू सेपरेट D1 एंड D2 लाइन्स ऑफ सोडियम लैम्प। तो D1 एंड D2 का आपको याद रहना चाहिए, एक होता है 5890 एंगस्ट्रॉम 5 और दूसरा होता है 5896 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ग्रेटिंग लाइन्स। ग्रेटिंग लाइन्स मतलब कितने नंबर ऑफ ग्रेटिंग्स हैं उसमें, मतलब n पूछ रहा है वो, कितने नंबर ऑफ n चाहिए ताकि मेरा क्या हो जाए, इन दोनों को मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। तो रिजॉल्व करने का मतलब है कि आपको रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग यूज़ करना है। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग क्या होता है, लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा। तो लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल आता है, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन के लिए। तो कैपिटल एन अगर मैं स्मॉल एन की वैल्यू क्या ले लूँ 1, तो कैपिटल एन आ जाएगा मेरा डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, ये लगभग आएगा आपका 1000 के इक्वल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा। आगे देखिए, आगे है व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ द बेस ऑफ प्रिज्म। क्या पूछ रहे हैं, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्रिज्म। व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म सो डैट वी कैन जस्ट रिजॉल्व द 2 सोडियम लाइट। तो अभी हमने क्या देखा था, मिनिमम ग्रेटिंग n कितनी है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, मिनिमम t क्या हो जिससे कि हम D1 D2 को रिजॉल्व कर पाए। तो इसमें क्या करेंगे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म क्या होता है मेरे पास, लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, t इंटू डी एन बाई डी लैम्डा। तो यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, डी एन बाई डी लैम्डा। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि आपको क्वेश्चन में कुछ और भी दिया होना चाहिए, जैसे कि इसमें भी दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपके पास लैम्डा और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है। ठीक, ये किसके लिए पूछ रहा है, वैसे ये भी पूछ रहा है किसके लिए, D1 एंड D2 के लिए मिनिमम थिकनेस क्या होगी। लेकिन क्वेश्चन में आपको 2 लैम्डास और दिए हुए हैं, 2 लैम्डा दिए हुए हैं। वो किस तरीके से दिए हुए हैं कि लैम्डा 1 के लिए, लैम्डा 1 जो आपका है दैट इज लैम्डा 1 है आपका 6563 एंगस्ट्रॉन, लैम्डा 2 है आपका 5270 एंगस्ट्रॉन। ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 आपको दिए हुए हैं और बोल रहे हैं लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 दैट इज 1.6545 एंड N2 जो है वो है 1.6635। ठीक, तो जब मेरा लैम्डा 1 और लैम्डा 2 चेंज, लैम्डा 1 लैम्डा 2 में चेंज हुआ तो मेरा N1 क्या हो गया, चेंज हो गया। तो चेंज इन DN क्या है मेरा, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस N2 माइनस N1 या फिर N1 माइनस N2 जो भी है, एंड चेंज इन लैम्डा इज लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 या फिर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। ठीक, तो ये निकालिए, इससे क्या निकल जाएगा, DN बाई डी लैम्डा। तो DN बाई डी लैम्डा निकाल लेंगे और थिकनेस हमें निकालना है। लैम्डा ये वाला कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ ये ध्यान रखना, लैम्डा और डेल्टा लैम्डा वो वाला यूज़ करेंगे जिसके लिए हमें थिकनेस निकालनी है। तो थिकनेस किसके लिए निकालनी है, D1 एंड D2 के लिए। तो D1 एंड D2 क्या होता है मेरे पास 5890 एंड 5896 एंगस्ट्रॉन। तो डेल्टा लैम्डा क्या हो गया यहाँ पर, डेल्टा लैम्डा इज 6 एंगस्ट्रॉन एंड लैम्डा इज 5890 एंगस्ट्रॉन या फिर और 5896 एंगस्ट्रॉन और इन दोनों का एवरेज दैट इज 5890 प्लस 6 3 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर लगभग आपका सेम आएगा। तो इसमें जो थिकनेस आएगा मेरा, थिकनेस इज लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा इंटू डी लैम्डा बाई डी एन। ठीक, तो ये मेरे पास आएगा कितना, 14 मिलीमीटर। ठीक है भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और बाकी चीज़ें फाइंड करने को बोलता है, सिंपल क्वेश्चन है। वैल्यूज़ दी हुई है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, N1 इज 1.5 बोल रहा है फॉर फाइबर, फॉर
ऑप्टिकल फाइबर, N1 इज 1.5, डेल्टा इज फ्रैक्शनल चेंज दिया हुआ है, डेल्टा इज 0.015। बोल रहा है फाइंड पहला N2, दूसरा Na, तीसरा IM, और आपको एक और चीज़ दी है N0 इज 1। तो N2 निकालने के लिए हमें पता है भैया N2 कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा हमें दिया हुआ है तो डेल्टा का यूज़ करेंगे ना, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2N2 स्क्वायर। ठीक, तो मुझे डेल्टा दिया हुआ है तो डेल्टा में क्या करेंगे, डेल्टा 2 इंटू डेल्टा, इसको सॉल्व करूँगा अगर तो 2 इंटू डेल्टा N2 स्क्वायर इज N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो N2 स्क्वायर को एक जगह ले आया तो 2 डेल्टा प्लस 1 इज इक्वल्स टू N1 स्क्वायर, तो N2 इज N1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 डेल्टा प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, N1 क्या है मेरे पास, अच्छा ये N1 होता है, सॉरी ये N1 होता है, नीचे क्या है आपका N1, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से करिए, तो ये N2 स्क्वायर इज N1 स्क्वायर 1 माइनस 2 डेल्टा, पार्डन मी, N2 क्या हो जाएगा मेरे पास N1 अंडर रूट 1 माइनस 2 डेल्टा, N1 मेरे को दिया हुआ है 1.5, 1 माइनस 2 इंटू 0.015, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1.5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1.5 इंटू 1 माइनस 0.03। तो ये जो मेरा N2 आएगा इसमें दैट इज 1.477। ठीक, और ऐसे मेरा Na किससे निकाल लूँगा मैं, Na इज N0 साइन IM इज इक्वल्स टू अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, यहाँ से निकल जाएगा ये अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा Na इज़ 0.26। तो मेरा IM अगर मुझे निकालना है, IM इज़ 0.26 डिवाइडेड बाई N0 मेरा 1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.26। अब अगले क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ द फाइबर इज इमर्स्ड इन वाटर, जब वाटर में डाल दूंगा तो मेरा मीडियम क्या हो गया, अब पानी हो गया, तो N0 की जगह क्या हो जाएगा NW, तो Na क्या हो जाएगा NW साइन IM, ये मीडियम होता है ना बाहर का N0, तो NW हो जाएगा N0 की जगह, तो NW, अब मेरे को IM निकालना है तो IM विल बी Na बाई NW साइन इनवर्स। तो Na मैं पहले ही निकाल चुका हूँ कितना 0.26, और NW कितना होता है, NW इज 1.33, फिर आ जाएगा आंसर। ठीक है, Na डालो NW डालो साइन इनवर्स निकाल लो। ठीक, तो भैया ये आपका ख़त्म हो गया। अब इसके आगे आपका अगली क्लास से क्या चलेगा, पोलराइजेशन चलेगा। मैंने आपको एन स्लिट डाइफ्रैक्शन वाले क्वेश्चन नहीं कराए क्योंकि वो लगभग डबल स्लिट जैसे ही होते हैं। कुछ काफ़ी अच्छे से मैंने आपको लेक्चर करा दिया, वरना काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। आप खुद से करिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा यूट्यूब में या फिर जहाँ भी आपको पूछने। ठीक है, तो नमस्कार, अगले लेक्चर में मिलते हैं पोलराइजेशन में। धन्यवाद।